हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं 15वां लेसन जिसका नाम है पॉलीमर। ठीक है, तो इस पॉलीमर के अंदर हमने इस पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, यानी पॉलीमर का उसका वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बहुलकन या बहुलीकरण प्रक्रिया व इसके प्रकार। अब मतलब बहुलक कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और इस बहुलक बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, और इस बहुलकों के प्रकार यानी कितने प्रकार से बहुलक बन सकते हैं, तो वो प्रकार पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है बहुलकन या बहुलीकरण प्रक्रिया व इसके प्रकार। बहुलकन या बहुलीकरण प्रक्रिया व इसके प्रकार। तो देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुलकन या बहुलीकरण प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, बहुलकन या बहुलीकरण प्रक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं बहुलक। तो सीधी सी बात है, बहुलकन या बहुलीकरण का मतलब होता है बहुलक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। ठीक, तो अनेक एक लख इकाइयों के, क्योंकि इसमें एक लख इकाइयां जुड़ी होंगी, तो अनेक एक लख इकाइयों के आपस में जुड़कर, अनेक एक लख इकाइयों के आपस में, क्योंकि अनेक एक लख इकाइयां, बहुत सारी एक लख इकाइयां होंगी जो आपस में जुड़ेंगी, अनेक एक लख इकाइयों के आपस में जुड़कर बहुलक बनाने की प्रक्रिया को, बहुलक बनाने की प्रक्रिया को, आपस में जुड़कर बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलकन या बहुलीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, अनेक एक लख इकाइयों के आपस में जुड़कर बहुलक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। ठीक, यह प्रक्रिया, तो ये तो हो गया बहुलकन या बहुलीकरण। प्रक्रिया कितने प्रकार की, तो यह प्रक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, निम्न दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार हैं वो देखेंगे। इसमें देखो, पहला प्रकार हम देखें, निम्न दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहला, कोई भी नाम दे दे, इसको ए दे दे या एक नंबर दे देता हूं मैं यहां पे, योगात्मक बहुलीकरण। ठीक, और दूसरा है संगनन बहुलीकरण। ये दो प्रकार की होती है, एक है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा क्या है, संगनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा है संगनन बहुलीकरण। ठीक, अब इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले योगात्मक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में संगनन बहुलीकरण को पढ़ेंगे। तो आइए हम अध्ययन करेंगे योगात्मक बहुलीकरण का या योगात्मक बहुलकन का। ठीक, तो ये आपने पढ़ लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, बहुलकन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां इसको मिटा रहा हूं और पहला हम लेके चलेंगे योगात्मक बहुलीकरण। पहली जो प्रक्रिया है वो हम लेके चलेंगे योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण, या इसे ना श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण भी कहते हैं। श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण भी कहते हैं, वृद्धि बहुलीकरण। श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण भी, किसको, योगात्मक बहुलीकरण को ही क्या कहते हैं, श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के अंदर ना एक जो पद जुड़ता है तो उस पद में श्रृंखला में वृद्धि होती जाती है और इसके अंदर एक सक्रिय अणु बनता है, और वो सक्रिय अणु जो होता है वो श्रृंखला दर श्रृंखला बढ़ता ही जाता है जब तक कि उसका कोई समापन नहीं हो। इसीलिए इसको श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण भी कहते हैं। तो योगात्मक बहुलीकरण या इसे श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण भी, श्रृंखलावृत्ति बहुलीकरण। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा वो पढ़ लेते हैं।
तो इस प्रक्रिया में कौन से बहुलक का निर्माण होगा भाई? इसके नाम से पता चल रहा है, योगात्मक बहुलीकरण, जिसका मतलब इसमें योगात्मक बहुलक बनता है। तो दो तीन प्रकार के बहुलक थे हमारे पास, तो उसमें योगात्मक बहुलक, इसमें योगात्मक बहुलक का निर्माण होगा। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया द्वारा योगात्मक बहुलक या योगात्मक बहुलक इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। योगात्मक बहुलक इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो इस बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है? योगात्मक बहुलक बनता है। यह योगात्मक बहुलक जो है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, एक बात। दूसरा, इस प्रक्रिया में अब हमने पढ़ा था वर्गीकरण के अंदर योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक दो प्रकार का था, सम योगात्मक बहुलक और विषम योगात्मक बहुलक। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो एकलक इकाइयां होती हैं उनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में एकलक इकाइयों में, इस प्रक्रिया में एकलक इकाइयों में द्विबंध व या फिर या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रृंखलाएं, द्विबंध या त्रिबंध का होना आवश्यक है। यानी इस योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया में एकलक इकाइयों में द्विबंध या त्रिबंध का होना आवश्यक है, क्योंकि एकलक इकाइयों में द्विबंध त्रिबंध नहीं होंगे तो योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए द्विबंध और त्रिबंध का होना आवश्यक है। हमने पढ़ा था ना, जैसे मान लो एथीन से पॉलीएथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर ये होना जरूरी है क्योंकि पाई बंध टूटेगा और सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होगा और योगात्मक बहुलक का निर्माण होता है। पढ़ेंगे अब इसको कैसे बनता है ये, तो ये होना आवश्यक है, एक बात। इसी के अंदर दूसरी बात लेंगे इसके अंदर, वो ये है कि जब ये द्विबंध त्रिबंध वाली जो एकलक इकाइयां हैं, ये जब इस योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया में जुड़ती हैं, ये जब जुड़ती हैं तो इनमें पाई बंध टूटेंगे और सिग्मा बंधों का निर्माण होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। योगात्मक बहुलक में पाई बंध टूटते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण होता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो बहुलक होता है वो बनता है, बहुलक का निर्माण होता है ना। तो इसमें श्रृंखला का प्रारंभ, श्रृंखला जब ये बनेगी तो बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनेगी ना, तो श्रृंखला का प्रारंभ भी तो होना चाहिए। तो इसमें श्रृंखला का प्रारंभ किसी मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल होता है मुक्त मूलक, या धनायन या ऋणायन के बनने से होता है, ऋणायन के बनने से होता है यानी जो योगात्मक बहुलकीकरण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में श्रृंखला प्रारंभ होगी और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनेगी, तो वो क्या होंगी, किसी भी इसमें श्रृंखला का प्रारंभ किसी भी मुक्त मूलक धनायन, किसी मुक्त मूलक धनायन या फिर ऋणायन के बनने से होता है। श्रृंखला का प्रारंभ किसी मुक्त मूलक धनायन या ऋणायन के बनने से होता है, या तो मुक्त मूलक बनेगा सक्रिय अणु, या फिर धनायन बनेगा, या फिर ऋणायन बनेगा। इसके बनने से किसका होता है, श्रृंखला का प्रारंभ होता है, तथा श्रृंखला का समापन बहुलक के बनने से होता है। जब बहुलक बन जाएगा तो श्रृंखला का समापन बहुलक के बनने से होता है, बहुलक के बनने से होता है। अगर बहुलक, अब श्रृंखला समापन कब होगी, जब श्रृंखला बनना बंद कब हो जाएगी, जब बहुलक का निर्माण होता है। तो बहुलक के बनने से क्या हो जाएगा, श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, श्रृंखला का प्रारंभ किसी मुक्त मूलक धनायन या फिर ऋणायन के बनने से होता है, तथा श्रृंखला का समापन जो होता है वो बहुलक के बनने से होता है। श्रृंखला का समापन जो होता है वो बहुलक के बनने से होता है। दो बातें। तीसरी बात इसमें क्या है
कि इसमें ना किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए देखो ये रहा मुक्त मूलक धनायन ऋणायन के बनने से होता है, तो इसमें किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसमें किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता, प्रारंभिक पदार्थ कोई भी हो सकता है, वो कोई पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर कोई अम्लीय पेरोक्साइड हो सकता है, या कोई और अन्य सक्रिय अणु हो सकता है जो श्रृंखला को प्रारंभ कर सके। ठीक है, तो इसमें किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, क्यों? श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए, यानी कि मुक्त मूलक धनायन या ऋणायन बनाने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। दो, तीसरी बात, जो योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये बात होगी, और अगली बात है कि योगात्मक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो तीन पदों में संपन्न, यानी तीन पदों में जो है ना समापन होते हैं, यानी उसके तीन पद होते हैं, यानी कि तीन चरणों में संपन्न होती है, वो तीन चरण होते हैं उसके। वो कौन कौन से, देखो यहाँ पे ये लाइनें आपने देख ली होंगी, नोट कर ली होंगी, पोज करके नोट कर लिया करो भाई। अब देखो अगली बात है कि यह पर यानी योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है, तीन चरणों में संपन्न होती है। तीन चरणों में संपन्न होती है, वो कौन कौन से चरण है? देखो, पहला श्रृंखला प्रारंभिक पद, ठीक। दूसरा, श्रृंखला संचरण, यानी कि श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद। और तीसरा, अब आगे बढ़ गया, बड़ी श्रृंखला बन गई, तो श्रृंखला समापन पद। ये तीन पद होते हैं, इन तीन चरण हो गए, श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। अर्थात जो योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है वो तीन चरणों में संपन्न होती है, चाहे वो मुक्त मूलक के द्वारा हो, चाहे धनायन के द्वारा, चाहे ऋणायन के द्वारा, तीन पदों में संपन्न होगी। पहले श्रृंखला का प्रारंभ होगा, फिर श्रृंखला आगे बढ़ेगी, संचलित होगी, और फिर उसके बाद में श्रृंखला का समापन हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें जो पहले प्रकार की हमने ये पढ़ी है, मुक्त मूलक, धनायन, ऋणायन, तो सबसे पहले जो है योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में पहली जो प्रक्रिया आएगी वो हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक बहुलीकरण प्रक्रिया। पहली जो प्रक्रिया वो है मुक्त मूलक बहुलीकरण प्रक्रिया, बहुलीकरण प्रक्रिया, मुक्त मूलक बहुलीकरण प्रक्रिया पहला पढ़ेंगे हम, मुक्त मूलक बहुलीकरण प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो इस मुक्त मूलक बहुलीकरण प्रक्रिया में, क्योंकि इनके लिए सभी के लिए क्या होगा, प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होगी, तो इस प्रक्रिया के लिए, इसके लिए प्रारंभिक पदार्थ, इसके लिए प्रारंभिक पदार्थ कोई पेरोक्साइड या अम्ल पेरोक्साइड होता है, कोई भी पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड या फिर अम्ल पेरोक्साइड होता है, अम्ल पेरोक्साइड होता है। इसके लिए जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, कोई पेरोक्साइड या अम्ल पेरोक्साइड होता है, कोई पेरोक्साइड या अम्ल पेरोक्साइड होता है, प्रारंभिक पदार्थ इस मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया के लिए। तो इस मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया के लिए जो इसमें जो श्रृंखला को शुरू करने वाला, जो सक्रिय अणु बनाने वाला जो पदार्थ होता है वो पेरोक्साइड या फिर अम्ल पेरोक्साइड इसके अंदर उपयोग किया जाता है, वो होता है। तो इसमें देखो, इसके लिए उदाहरण लेंगे हम पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन का बनना, पॉलीथीन का बनना,
पॉलीथीन का बनना इस प्रक्रिया का उदाहरण है। यानी पॉलीथीन का बनना जो है ना वो कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीथीन का बनना किस प्रकार से इस मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होगा, कैसे पॉलीथीन बनेगा। तो ये एक सामान्य विधि है और इंपॉर्टेंट विधि है, मतलब जनरली इसी के द्वारा मुक्त मूलक, कई प्रकार के मुक्त मूलकों का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। ठीक, तो ये पॉलीथीन का बनना। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पॉलीथीन का निर्माण इस मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा कैसे बनता है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।